सभी प्यारे छात्रों को जय हिंद। चलिए बच्चों, तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन मैप। जो ये सीरीज चल रही है इसका आज हमारा पार्ट नंबर 6 है, जिसमें हम बात करेंगे किस पे, उत्तराखंड पे बच्चों। ठीक, ऑलरेडी आपको पता है कि हमने लद्दाख, उसके बाद में जम्मू कश्मीर वगैरह ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ ली हैं। ठीक है, देखो अगर आप इस मैप में देखेंगे तो जहाँ पे ये थोड़ा सा लाइट जो वाइट कलर हो रहा है, अगर मैं इस वाले भाग की बात करूँ तो आपको याद होगा कि ये कौन सा भाग है बच्चों, ये अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, जो टोटल जम्मू कश्मीर का 10% पार्ट था। और 1962 में चाइना ने इस पर क्या कर लिया था बच्चों, इस पर कब्जा कर लिया था। राइट, जो हमारा इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 वाले में। उसके बाद में यदि हम इधर वाले भाग की यदि इसकी मैं बात करूं बच्चों, तो इतना जो भाग है, यानी कि इससे ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, जिसको मैं येलो से कर देता हूँ, ये वाला पार्ट, तो ये पूरा भाग कहलाता है पीओके। ये वैसे भी मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा ही चुका हूँ। और इस पूरे पीओके वाले भाग को बाल्टिस्तान भी कहा जाता है, जिसमें से ये वाला गिलगिस्तान का, आपका गिलगित का क्षेत्र है यहाँ पे। ये वाला ये आपका आज़ाद कश्मीर है, यहाँ पर सक्सगाम घाटी है, और यहाँ पर अक्साई चीन, अभी ये भारत में है। ये वाला अक्साई चीन वाला, ऐसा मान लो इतना जो एरिया ये भारत के पास हो गया। राइट, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया था। बाकी ये हमारा लद्दाख है, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये पंजाब हो जाएगा। राइट, उसके बाद में यदि मैं डिस्कस करूँ यहाँ पे, तो ये हरियाणा है, और यदि इसमें बात करूँ तो ये आपका यूपी है। ठीक, चलो अब आप समझेंगे आज किसके बारे में, उत्तराखंड के बारे में। देखो, ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से ज्योग्राफी से तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या अदर सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो उन सब्जेक्टों को याद रखने में ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो समझो, जैसे ये वाला जो इतना क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, जिसको मैं इस कलर से क्या कर रहा हूँ, अंडरलाइन, ये क्षेत्र। अब बच्चों ये वाला पूरा जो क्षेत्र है, यही है आपका उत्तराखंड। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र हो गया सर ये हमारा क्षेत्र हो गया उत्तराखंड, यूके। अब यूके के बारे में यदि इस मैप से मैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि उत्तराखंड या उत्तरांचल की सीमा किन देश, कोई देश है जिससे लगती है। तो अगर आप देखेंगे तो देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ चेंजेस करा रहा हूँ कलर्स से। देखिए, ये इतना इलाका जो यहाँ पे जो ब्लू कलर से मैं यहाँ पे सर्कल लेके चल रहा हूँ, यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो सीमा लगती है तो बच्चों ये लगती है चीन के साथ में। कौन से देश के साथ में, चाइना के साथ में। और यदि मैं कोई दूसरा अन्य कलर ले लेता हूँ, यहाँ से हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला कलर ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो ये क्षेत्र है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो क्षेत्र है बच्चों, यहाँ पर लगता है नेपाल। यहाँ पे किसकी बाउंड्री है, क्योंकि नेपाल यहाँ से इधर, ये नेपाल है। राइट, इसका मतलब ये हुआ उत्तराखंड की सीमा दो अंतर्राष्ट्रीय, मतलब दो, उत्तराखंड की जो सीमा है एक चाइना से लगती है और नेपाल से भी लगती है, अगर देश की बात करेंगे। राइट, अगर हम राज्यों से बात करें तो आप देखेंगे ऊपर इसकी जो सीमा लग रही है यहाँ पे, तो ये किससे लग रही है, हिमाचल प्रदेश। इधर यहाँ पे, यहाँ ये देहरादून वाला इलाका है उत्तराखंड का, और यहाँ पे है यमुनानगर। तो हरियाणा का यमुनानगर, उत्तराखंड का देहरादून, यहाँ पे आपस में बहुत लाइटली टच होते हैं। उसके बाद में उत्तराखंड के 5 ज़िले, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये टच होते हैं किससे बच्चों, उत्तर प्रदेश से टच होते हैं। राइट, और भी अगर थोड़े से और डीप में जाएंगे तो क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि चाइना से उत्तराखंड के कौन कौन से ज़िले टच होते हैं। तो पहले तो मैं समझा दूँ, उत्तराखंड में टोटल ज़िले जो हैं, तो उत्तराखंड में एक तो टोटल ज़िले हैं 13 ज़िले हैं बच्चों। कितने ज़िले हैं, 13 ज़िले हैं, जिनमें से 3 ज़िले आप समझ लेंगे। यहाँ पे देखो, ऐसा समझ लेंगे, यहाँ से एक ज़िला है इतना, एक यहाँ पर है, और एक ज़िला ये है। तो अब ये कौन सा ज़िला है, तो इसका नाम है उत्तरकाशी, इस वाले का। ये वाला जो ज़िला है बच्चों, इसका नाम है चमोली। इसका क्या नाम है, इसका नाम है चमोली। राइट, उसके बाद में यदि इस वाले की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसका नाम है पिथौरागढ़। क्या नाम है, पिथौरागढ़। तो 3 आपके ऐसे ज़िले हैं उत्तराखंड के जो किससे टच होते हैं, चाइना से टच होते हैं। कौन कौन से टच होते हैं सर, यदि हम चाइना से टच होने वालों की बात करेंगे तो इनमें एक तो हो गया है ऊपर, यहाँ पे कौन सा था, उत्तरकाशी है, ये उत्तरकाशी। ठीक है, दूसरे नंबर पे यदि मैं मिडिल वाले की बात करूँगा तो चमोली हो जाएगा। कौन सा है बच्चों, ये चमोली, फूलों की घाटी का नाम सुनी होगा आपने। तीसरा ये कौन सा है, तो ये है बच्चों पिथौरागढ़, पिथौरागढ़। चलो, अब ये 3 हो गए। राइट, उसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि नेपाल से उत्तराखंड के कौन कौन से ज़िले लगते हैं, किसकी बाउंड्री यहाँ से टच होती है, तो इसकी भी 3 से टच होती है।
तो एक तो पिथौरागढ़ से टच होती है ये वाला, ठीक। एक यहाँ पर है, इसका नाम है चंपावत। क्या नाम है बच्चों इसका? चंपावत, चंपावत। और उसके बाद में ये पूरा जो इतना क्षेत्र है तो इसको समझ लेंगे आप उधम सिंह नगर। कौन सा है ये? उधम सिंह नगर। यानी कि नेपाल की सीमा भी 3 से लगती है और चाइना की भी सीमा 3 से लगती है। इंटरेस्टेड क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें ये क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे आप सब, कि कौन सा ज़िला उत्तराखंड का ऐसा है, कौन सा ज़िला उत्तराखंड का ऐसा है जो चाइना के साथ में भी अपनी बाउंड्री साझा करता है और नेपाल के साथ में भी लगती है और चीन से भी लगती है। क्या ये बात समझ में आ जाएगी यहाँ पे? देन उसके बाद में हिमाचल प्रदेश से कौन से ज़िले टच होते हैं, तो मैं इन सबको आगे इसको भी एक्सप्लेन करूँगा यहाँ से। फिलहाल अभी बेसिक क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। चलिए, तो आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ एक डायग्राम लेके। सर बाउंड्री की अगर आप देखी जाए तो यहाँ से इस तरह से, यहाँ से तो इधर का जो क्षेत्र है ये तो है नेपाल। इसका मतलब हो जाएगा नेपाल की सीमा टच होगी किससे? एक इससे टच होगी, एक इस वाले से होगी चंपावत से, और एक होगी पौड़ी गढ़वाल से। क्या ये बात समझेंगे आपकी? सर इधर साइड में क्या है? इधर साइड में है चीन। तो चीन की सीमा किस किस से लगती है? सर उत्तरकाशी से लगती है, चमोली से लगती है, पिथौरागढ़ से लगती है। उसके बाद में यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक इतना, तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सीमा किस किस से लग रही है? देहरादून से लगती है और उत्तरकाशी से लगती है, ठीक। बहुत ही छोटा सा क्षेत्र ऐसा मान लेंगे, इतना सा लाइट व्हील ये हरियाणा समझ लो उदाहरण के तौर पर। तो हरियाणा किससे टच हो रहा है? देहरादून से। उसके बाद में ये पूरा जो क्षेत्र बचा है इसको आप समझ लेंगे उत्तर प्रदेश, इस वाले को, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक। तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से टच होते हैं सर? एक उधम सिंह नगर 1, नैनीताल 2, पौड़ी 3, हरिद्वार 4 और देहरादून 5। तो उत्तर प्रदेश से 5 की सीमा टच होती है, हरियाणा से 1 की टच होती है, हिमाचल। तो ये ज्योग्राफिकल एरियाज़ भी आपको क्या करना पड़ेगा? याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा और ये कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे कि भाई उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं जो उत्तराखंड से लगते हैं, राइट। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई यूपी के कौन से ज़िले हैं, तो मैं आपको ये बता दूं बच्चों, आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे, यदि अगर आप मैप के थ्रू समझना चाहें, तो जैसे मैं मान लेता हूं कि बच्चों ये हो गया हमारा उत्तराखंड, यूके, ठीक है। और यहीं से यूपी की बाउंड्री इस तरह से क्या होती है बच्चों? ये लगा है इस तरह से उत्तर प्रदेश, ये यूपी है, ठीक है, लाइक दैट इज़। तो यहाँ से यहाँ तक यूपी के 7 ज़िले हैं। ये यूपी अगर मैं मान लूँ तो यूपी के 7 ज़िले, कितने? यूपी के 7 ज़िले जो किसको टच करते हैं सर? उत्तराखंड को टच करते हैं। अब ये 7 के 7 जो ज़िले हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ से इनके आपसे क्या पूछे जा सकते हैं? नेम पूछे जा सकते हैं। तो मैं 7 ज़िलों के आपको नाम समझा देता हूँ। देखो नंबर 1 पे तो आपसे सबसे पहले, यदि आप इधर से नंबरिंग समझना 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो कई बार क्रम भी पूछ लेता है, और क्रम जो पूछता है इनका तो पूछेगा आपको पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूर्व लगने वाले, या तो फिर आपसे ईस्ट से वेस्ट पूछ सकता है। तो थोड़ा सा आप और इतना भी टेक्निकल इसको याद रखेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, नंबर 1 पे सबसे पहले जो लगता है तो बच्चों वो यहाँ पे लगता है सहारनपुर। कौन सा लगता है? सहारनपुर। यूपी का ज़िला सहारनपुर उत्तराखंड से लगता है। सहारनपुर के बाद में लगता है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के बाद में जो लगता है बच्चों वो लगता है आपका बिजनौर। बिजनौर के बाद में नंबर 4 पे जो लगता है, बिजनौर के आगे आ जाता है बच्चों मुरादाबाद। कौन सा लगता है? मुरादाबाद। मुरादाबाद के आगे अगर आप देखेंगे जनरली तो रामपुर पड़ता है, तो रामपुर। और रामपुर के आगे आता है बरेली, तो बरेली हो जाएगा। और बरेली के आगे जो नंबर 7 पे आता है बच्चों तो वो आता है पीलीभीत, पीलीभीत। तो ये 7 ज़िले उत्तर प्रदेश के हैं जो उत्तराखंड से बाउंड्री साझा करते हैं। क्या ये बात समझ जाएंगे बच्चों यहाँ पे? तो ये हमने बेसिक क्या क्या बातें सीख ली हैं। एक तो हमने सीखा था कि सर इसके आसपास में कौन कौन से देश हैं, तो एक तो चाइना है, एक नेपाल है। उसके बाद में चाइना से या नेपाल से कौन कौन से ज़िले टच होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी यहाँ पे समझ ही ली हैं, ठीक। यूपी से कौन कौन से ज़िले यूपी के हैं, तो यूपी के सर टोटल ओवरऑल 7 ज़िले हैं जिनकी बाउंड्री उत्तराखंड से लगती है। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों यहाँ पे? नेक्स्ट, तो अगला पॉइंट्स क्या है यहाँ पे? गठन।
देखो किसके बारे में बात चली सर, उत्तराखंड के बारे में बात चली, यूके के बारे में। तो क्वेश्चन यहाँ से है गठन कब हुआ था। अगर आपसे गठन आ जाए तो जनरली याद रखें सर इसका गठन हुआ था 9 नवंबर। कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 में गठन हुआ था। अब वो भी याद रखेंगे यूपी के 13 ज़िलों से, यानी कि उत्तर प्रदेश के 13 ज़िले काट करके एक अलग राज्य बना दिया गया था जिसका नाम है वर्तमान में उत्तराखंड। लेकिन उस टाइम पे जब गठन हुआ था तो इसका जो नाम हुआ करता था वो नाम था उत्तरांचल। क्या नाम रखा था इसका? उत्तरांचल नाम रखा था। लेकिन ये उत्तरांचल से जो नेम रख दिया गया उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड जो नाम रखा गया था ये कब रखा गया बच्चों? 2006 में रखा गया था। ये क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? तो पहले क्या होता था कि जनरली अगर हम देखें एक तरह से, तो ये पूरा क्षेत्र पहले इतना ये कंप्लीट ऐसा मान लो, तो ये पूरा क्षेत्र ही आपका पहले कंप्लीट उत्तर प्रदेश था। क्या ये बात समझ जाएंगे यहाँ से? तो ये पहले सर पूरा उत्तर प्रदेश होता था, लेकिन अब इसमें से हमने एक केवल इतना जो हिस्सा है सर ये वाला क्या कर दिया है, ये वाला अलग कर दिया है, ये उत्तराखंड बन गया यहाँ पे। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? यानी कि जो उत्तराखंड है वो कहाँ से बना है सर? वो बना है उत्तर प्रदेश से। कहाँ से बना है बच्चों? उत्तर प्रदेश से। तो एक तो हमें यहाँ से ये बात याद रखनी है। आगे समझते हैं। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें, जो ये थोड़ा सा मैं डीप में टेक्निकली समझा रहा हूँ वो थोड़ा सा आप इसको याद रख लेना। देखो बच्चों, अगर मैं इसके टेक्निकल चीज़ों की बात करूँगा तो गठन से ही समझना है कि उत्तराखंड में था क्या। जिस टाइम पे गठन कब हुआ सर? 9 नवंबर सन 2000 में। यूपी के 13 ज़िले कम करके उत्तराखंड बना दिया गया। ठीक है, तो उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं एक बात तो ये याद रखो सर, उत्तराखंड में जो ज़िले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर तो ज़िलों की संख्या है 13। ठीक है, क्योंकि 13 ज़िले कम कर दिए गए थे। तो जब यूपी से उत्तराखंड बना तो यूपी में कितने ज़िले रह गए थे? तो यहाँ पर 70 बचे। कितने ज़िले बचे थे? 70 बचे थे। यानी कि यूपी में जब उत्तराखंड बनाया गया था तो उस टाइम पर इसके अंदर 83 ज़िले हुआ करते थे, तो 70 यहाँ पर बच गए थे यूपी में और 13 चले गए तो उत्तराखंड में। लेकिन यूपी में अगर मैं वर्तमान की प्रेजेंट की बात करूँ कि प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश के अंदर कितने ज़िले हैं? पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ज़िले उत्तर प्रदेश के अंदर हैं आज भी। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़िले उत्तर प्रदेश में हैं। और वो कौन कौन से ज़िले हैं, कई बार उनके नेम आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो उनका मैं नाम यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखो अभी जो नए 5 जो ज़िले उत्तर प्रदेश में, तो वर्तमान में कितने? पहली बात तो प्रेजेंट में 75 ज़िले हैं। और ये जो नए 5 बने हैं न्यू, अगर मैं न्यू 5 की बात करूँ तो इसमें बच्चों एक तो आ जाएगा काशगंज। कौन सा आ जाएगा? काशगंज। ठीक है, कब बना था सर? 2008 में बना था। उसके बाद में एक आ जाएगा यहाँ पे संभल। ये कब बना था? 2011 में। उसके बाद में बना था बच्चों हापुड़। ठीक, ये भी 2011 में ही बनाया गया था। देन उसके बाद में नंबर 4 पे जो बना था शामली बना था। तो ये तीनों तो एक साथ में ही बने हैं 2011 में। नंबर 5 जो अभी नया लेटेस्ट बना था वो अमेठी बना है। कौन सा बना है? अमेठी। कब बना था? 2013 में। तो सबसे नया जो अगर क्वेश्चन ये आ जाए आपसे कि इनमें से सबसे नवनिर्मित कौन सा है, तो नवनिर्मित तो बच्चों हो जाएगा अमेठी। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? तो आपने क्या सीखा यहाँ से अभी कि सर हमने ये सीखा कि जिस समय उत्तराखंड बना था, जिस टाइम पे उत्तराखंड बना उस टाइम पर यूपी के 13 ज़िले कम करके उत्तराखंड बना दिया गया था। तो यूपी में केवल 70 ज़िले बचे थे, लेकिन अभी हाल ही में 5 ज़िले यूपी में और बढ़ गए हैं। तो प्रेजेंट में ज़िलों की संख्या यूपी में हो गई 75। एक बात तो आपको ये समझ में आ गई होगी। सर जब क्षेत्र कुछ कम हुआ होगा तो यहाँ से क्या क्या चीज़ों पे और जो चेंजेस हुआ है, अगर मैं आपको और यूपी में परिवर्तन की बात करूँ तो समझो किसके बारे में? यूपी के बारे में। तो यूपी के परिवर्तन में जो चीज़ें आपको याद रखनी है तो आप देखते हैं जनरली, एक तो जान लो विधानसभा के बारे में। किसके बारे में? विधानसभा। एक इसके बारे में समझो। तो यहाँ पे मैं एक शब्द लिख रहा हूँ पहले, तो इसका मतलब होगा यूके बनने से, यूके के बनने से, यानी कि जब उत्तराखंड नहीं बना था तब की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है एक तरह से ये कह सकते हैं कि 9 नवंबर सन 2000 से पहले की बात है। ठीक है, तो अगर विधानसभा सदस्यों की आपसे बात पूछी जाए, वो भी कहाँ की बात चल रही है सर? यूपी की। तो उस समय यूपी में विधानसभा सदस्यों की जो सीटें हुआ करती थी तो 425 हुआ करती थी। कितना सीटें थी? 425 सीटें होती थी और एक सदस्य मनोनीत होता था साथ में, तो टोटल हो जाती थी 426। इतना सीटें हुआ करती थी। ठीक, लेकिन यूके के बाद
यूके के बाद, इसका क्या मतलब है, यूके बनने के बाद, उत्तराखंड बनने के बाद में, तो यूके बनने के बाद में जो यूपी में जो विधानसभा की सीटें हो गई हैं, तो इसमें से जो सीटें प्रेजेंट में रह गई तो वो 403 सीटें हैं, प्लस एक बराबर कितना हो जाएंगी, 404 सीट हो जाएंगी। ठीक है। अब ये जो एक सदस्य है ना बच्चों, तो ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता था। किसके द्वारा सर, राज्यपाल के द्वारा ये सदस्य मनोनीत किया जाता था। लेकिन इस पद को भी क्या कर दिया गया, अब समाप्त कर दिया गया। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में यूपी में कितनी विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें, तो आपको जवाब देना है केवल 403 है। कितनी, 403। और सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं, तो यूपी में, इलाहाबाद में है। तो वो तो हम यूपी पढ़ेंगे डिटेल से, तब अभी हम समझेंगे। तो परिवर्तन क्या हुआ है वो समझा रहा हूँ उत्तराखंड के बनने से। तो सर उत्तराखंड के बनने से एक प्रभाव तो ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा होती थी उसके अंदर 425 विधानसभा सदस्य होते थे, लेकिन उत्तराखंड के बनने की वजह से जो क्षेत्र कम हुआ था उसकी वजह से कुछ सीटें कम हो गई। ठीक, तो फिर यूपी में कितना सीट रह गई, 403। एक सदस्य मनोनीत होता था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया, तो ये एंग्लो इंडियन का प्रावधान रखा गया था कि हाँ भाई, अगर किसी राज्य की विधानसभा में वहाँ का राज्यपाल एक सदस्य को मनोनीत कर सकता था। अब ये एक अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट नंबर 104, उसके माध्यम से इसको हटा दिया गया है। तो ये हम पॉलिटी जब हम पढ़ेंगे तब डिटेल से सीख लेंगे, फिलहाल अभी बेसिक बातें आपने यहाँ पे ये सीखी हैं। और क्या प्रभाव पड़ा है वो समझ लीजिए। दूसरा प्रभाव यदि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो दूसरा प्रभाव अभी यूपी की विधान परिषद पे, क्योंकि यूपी में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती थी। तो एक शब्द आएगा विधान परिषद। देखो बच्चों, कहाँ की विधान परिषद की बात चल रही है तो मैं बात कर रहा हूँ बच्चों कहाँ की, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के बारे में। ठीक, तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में जो सीटें हुआ करती थी उस टाइम पे, तो अगर मैं पहले वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो आप समझ जाना, उत्तराखंड के बनने से पहले, तो पहले होती थी 108 सीटें, और इन सदस्यों को बोलते हैं MLC, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, और यदि बाद की बात, मतलब अगर मैं बाद शब्द यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब जान लेना, उत्तराखंड बनने के बाद। तो उत्तराखंड बनने के बाद यानी कि या तो उत्तराखंड बनने के बाद पूछ ले या वर्तमान में पूछ ले। ठीक है, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में जो सीटें कितना रह गई हैं, 100 सीट रह गई हैं। क्या ये बात समझेंगे यहाँ पे। तो आपने कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें सीखी, तो क्या क्या चीज़ें इस वाले हमने इसमें क्या क्या सीख पाए हैं समझो। एक तो उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, तो सर 9 नवंबर सन 2000 में। कहाँ से हुआ है, उत्तर प्रदेश से हुआ है, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों से। ठीक, दूसरा, जब निर्माण हुआ था उत्तराखंड का तो उस टाइम पे उत्तराखंड का नाम क्या था, उत्तरांचल था। बाद में 2006 में उत्तरांचल से इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, उत्तराखंड। राइट सर, जब यूपी से उत्तराखंड बना था तो उत्तराखंड में 13 जिले चले गए थे यूपी के, तो यूपी में 70 जिले बचे थे, लेकिन प्रेजेंट में 5 जिले और बढ़ गए हैं, जिनमें है कासगंज, संबल, हापुड़, शामली और अमेठी। इनके स्थापना या इनके निर्माण की डेट भी पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के बनने से पहले 425 विधानसभा सीटें हुआ करती थी, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद में 403 रह गई हैं। मनोनीत सदस्य को नहीं पूछा जाता है। अगर हम बात करेंगे विधान परिषद में यूपी की, तो पहले उत्तराखंड बनने के पहले उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 108 सीटें, और प्रेजेंट की यदि बात करेंगे या उत्तराखंड बनने के बाद में, तो 100 सीटें रह गई हैं। क्या ये बात समझ जाएंगे आप यहाँ पे। ठीक, देखो बच्चों, भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान, तो भारत के संविधान में आपको पता ही है टोटल 395 अनुच्छेद हैं इसके अंदर। तो 395 अनुच्छेद में से एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 3। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 3। तो अनुच्छेद 3 भारत की जो संसद है ना, भारत की संसद को यह अधिकार देता है कि वह संसद क्या कर सकती है, किसी भी राज्य का एक तो नाम चेंज कर सकती है, नाम परिवर्तित कर सकती है, एक काम तो ये कर सकती है। यानी कि भारत का हमारा जो संविधान है टोटल अनुच्छेद 395, इन 395 का एक अनुच्छेद नंबर है 3। अनुच्छेद 3 क्या करता है, भारत की संसद को, अनुच्छेद 3
भारत की संसद को यह अधिकार देता है कि भारत की संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। ये जो राज्य है बच्चों, इसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन का मतलब है कि इसकी सीमा को या तो बढ़ा सकती है या फिर इसकी सीमा को घटा सकती है। ठीक, और इसी पार्लियामेंट ने आर्टिकल 3 का प्रयोग करते हुए सर यूपी से किसका निर्माण किया था? उत्तराखंड का निर्माण किया था। ऐसे आप इसको याद रख लेना। अब यहाँ से उत्तराखंड से कुछ छोटे छोटे फैक्चुअल, कई बार ये पॉइंट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो मैं आपको चलिए ये समझा देता हूँ, समझ लो। अगर आपसे सवाल आ जाए कि भाई उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, ठीक, 2002 में बने थे क्योंकि पहला इलेक्शन हुआ था। तो उस टाइम पे जो उत्तराखंड में पहले जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे उनका नाम था नित्यानंद स्वामी। क्या नाम था? नित्यानंद स्वामी, ये नाम हो जाएगा पहले मुख्यमंत्री। जबकि वर्तमान की अगर आपसे बात पूछ ले तो पुष्कर सिंह धामी है प्रेजेंट में। उसके बाद में यदि पहले राज्यपाल का आपसे नाम पूछे तो उनका नाम क्या है बच्चों? उनका नाम है सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत सिंह बरनाला, राइट। उसके बाद में कुछ फैक्चुअल चीज़ें ये पूछी जाती हैं आपसे कि भाई उत्तराखंड का जो राजकीय फूल पुष्प कौन सा है? तो कमल है, ब्रह्म कमल। अगर आपसे पशु पूछा जाए तो एप्लाइन कस्तूरी मृग है, तो कस्तूरी मृग भी आ जाता है, कभी कभी पूरा नाम दे देते हैं वो आपसे, एप्लाइन कस्तूरी मृग, ये नाम आ सकता है। उसके बाद में यदि आपसे पक्षी पूछ ले आपसे तो मोनाल है वहाँ का पक्षी, मोनाल, लाइक। वृक्ष यदि पूछा जाए तो वृक्ष है बच्चों वहाँ का बुरांश, ये याद रख लेना। उत्तराखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष 2002 में इलेक्शन हुआ था, पहले तभी बनाए गए होंगे, तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे तो बच्चों उनका नाम क्या था? प्रकाश पंत था। क्या नाम था? प्रकाश पंत। जबकि वर्तमान में कौन है वहाँ पे? तो प्रेमचंद अग्रवाल कर हैं प्रेजेंट में। उत्तराखंड में अगर ज़िलों की संख्या तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कितने ज़िले हैं, 13 ज़िले हैं उत्तराखंड के अंदर, राइट। उसके बाद में उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? तो उत्तराखंड के अंदर अगर आपसे लोकसभा की सीटें पूछ रहा है, किसके बारे में? लोकसभा की, तो 5 सीट हैं, और यदि राज्यसभा की सीटें पूछेगा तो बच्चों 3 हैं। कितना सीटें हैं? 3 सीटें हैं। इस तरह से आप इसको याद रख लेंगे। अब मैं आपसे यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि उत्तराखंड का वर्तमान या वहाँ का विधानसभा कहाँ की? उत्तराखंड की। देखो, एक तो याद रखेंगे सर यूके कब बना है? सर 9 नवंबर सन 2000 में बना, यह तो हमें याद रहेगा, ठीक है। अब इसके बनने के बाद में यूके के अंदर जो विधानसभा सीटें हैं तो उनमें चेंजेस किया गया था। तो अभी मैं जो कॉन्सेप्ट लेकर चलूँगा अकॉर्डिंग टू एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वो वर्तमान विधानसभा के बारे में पूछ सकता है। वर्तमान विधानसभा कहाँ की? उत्तराखंड की बच्चों। तो अगर उत्तराखंड की वर्तमान विधानसभा के बारे में यदि मैं आपसे डिस्कस करूँ तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक तो ये है कि ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की जो वर्तमान विधानसभा है इसमें आपसे पूछी जा सकती हैं कुल सीटें कितना है, टोटल सीट। तो टोटल जो सीटें उत्तराखंड में वो हैं 70। कितना सीटें हैं? 70 ही सीटें हैं, ठीक है। अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ था, जब यूपी का इलेक्शन हुआ था, आपने देखा होगा योगी सरकार बनी वापस, तो उस टाइम पे उत्तराखंड का भी इलेक्शन हुआ था। तो इन 70 सीटों में से कौन सी पार्टी को कितना सीटें मिली हैं? तो 47 सीट जो मिली हैं वो बीजेपी को मिली थी अभी 2022 वाले में। उसके बाद में कांग्रेस को मिली थी 19 सीटें, कांग्रेस को मिली बच्चों। देन उसके बाद में 2 सीटें आपको मिली थी बहुजन को, और 2 सीटें थी नॉन पार्टीज, मतलब निर्दलीय पार्टी समझ लें एक तरह से, निर्दलीय पार्टीज को। तो ये सीटें हम याद रख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन यदि आपसे और क्या बन सकता है कि वर्तमान राज्यपाल पूछ सकता है आपसे उत्तराखंड के राज्यपाल, और राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के तहत, वो भी याद रखेंगे। तो राज्यपाल क्या कर रहा है बच्चों? तो राज्यपाल मतलब राज्यपाल है कौन प्रेजेंट में, ये क्वेश्चन यदि आपसे आ जाए तो गुरमीत सिंह है। कौन है बच्चों? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह वहाँ के राज्यपाल हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान सीएम मुख्यमंत्री कौन है, तो अभी मैं आपको डिस्कस कर भी रहा था कि पुष्कर सिंह धामी हैं। पुष्कर सिंह
धामी। ठीक, कौन सी पार्टीज के होंगे? तो बीजेपी के होंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है सर, उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पर है? हाई कोर्ट कहाँ है? अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए तो नैनीताल में है। नैनीताल, उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पर है बच्चों? नैनीताल में है। ठीक, सबसे पहले मैंने आपको बताया भी उत्तराखंड के अंदर टोटल कितने ज़िले हैं सर? 13 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं बच्चों? 13 ज़िले। जैसे आप ऐसे समझो सर, यूपी में कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। आप ऐसे पढ़ते होंगे। इन 75 ज़िलों को 18 मंडलों में बांटा है। कितने मंडल में? 18 मंडलों में विभाजित हैं ये। जैसे मुरादाबाद एक मंडल हो गया, और मुरादाबाद मंडल में 5 ज़िले आते हैं। संभल आता है, रामपुर आता है, अमरोहा आता है, और खुद मुरादाबाद आता है, बिजनौर आता है 5वां। राइट। तो जैसे 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसी तरह से उत्तराखंड के इन 13 ज़िलों को 2 मंडलों में बांटा है। कितने मंडलों में? 2 मंडलों में विभाजित किया है। और ये 2 मंडल कौन कौन से हैं बच्चों? तो एक का तो नाम है गढ़वाल। एक का क्या नाम है? गढ़वाल मंडल। और एक का बच्चों जो नाम है, एक का नाम है कुमायूं। क्या नाम है? एक का नाम है कुमायूं। गढ़वाल में 7 ज़िले हैं। कितने ज़िले आते हैं? 7 ज़िले, और इसमें आते हैं 6 ज़िले। क्या ये बात समझ जाएंगे यहाँ पे? अब इस मैप के थ्रू समझ लीजिए। देखो, यदि मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड को जो डिवीज़न किया है कितने पार्ट में? 2, गढ़वाल में और कुमायूं में। गढ़वाल में कितने ज़िले थे? 7। देखो, यहाँ से जितना ये वाला जो क्षेत्र है, इधर का ये वाला, इतना, ये है हमारा गढ़वाल। ये कौन सा है? ये है गढ़वाल। कौन कौन से ज़िले हैं सर? 7 ज़िले हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि क्वेश्चन आया था कि रुद्रप्रयाग कौन से मंडल में आता है? तो ये गढ़वाल में आता है। कई बार इन आपसे क्वेश्चन ये दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज़िला गढ़वाल में आता है, कौन सा ज़िला गढ़वाल में नहीं आता। क्या ये बात समझ? यहाँ पे ये वाला क्षेत्र गढ़वाल है, तो ये वाला जो आप ये जो क्षेत्र यहाँ पे इधर वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं बच्चों, ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है कुमायूं का। ये कौन सा क्षेत्र है सर? इस क्षेत्र को कहा जाता है कुमायूं। ये कुमायूं है। तो कुमायूं में कितने ज़िले आते हैं? तो कुमायूं में सर 6 ज़िले आते हैं। कौन सा आता है? एक आता है पिथौरागढ़, ठीक, बागेश्वर आता है, अल्मोड़ा आता है, चंपावत आता है, नैनीताल आता है, उधम सिंह नगर आता है। तो आपको क्या करना है? इनके नाम भी याद रखने हैं कि सर कौन से में कौन सा ज़िला आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये सब याद रख लेंगे। ठीक, ऐसे समझ लो। आई होप आपको क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब आपको ये बता सकते हैं कि उत्तराखंड को भौगोलिक आधार पर कितने वर्गों में बांटा जाता है? 2 वर्ग में। और ये खाली मंडल के हिसाब से ही नहीं है। ये वाला क्षेत्र कहलाता है पहले से ही, ये गढ़वाल कहलाता है, ये क्षेत्र कहलाता है कुमायूं। समझ जाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। अब जैसे क्या क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन आता है भाई, कुमायूं मंडल की सबसे ऊंची चोटी का अगर आपसे नाम क्वेश्चन आ जाए, कुमायूं की, चलो मैं लिख देता हूँ। कैसे क्वेश्चन हो सकता है? क्वेश्चन ये हो सकता है, कुमायूं मंडल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो सर कौन सी है? हरदेओल कर है। क्या नाम है बच्चों उसका? ये है हरदेओल। 7151 मीटर ऊंची है। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये आ जाता है कि कुमायूं मंडल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील, तो सबसे बड़ी झील कहाँ की? उत्तराखंड की, कुमायूं मंडल की, या कुमायूं क्षेत्र की? तो कुमायूं क्षेत्र की पूछ रहा हूं। तो कुमायूं क्षेत्र की जो सबसे बड़ी जो झील है उसका नाम है भीमताल। क्या नाम है बच्चों? भीमताल है।
कुमायूं मंडल के आपसे ज़िलों के अगर आपसे नाम पूछ लिए जाए तो आपको ऑलरेडी याद होनी चाहिए कि नंबर 1 पिथौरागढ़, नंबर 2 चंपावत, नंबर 3 उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर। ठीक, ये 3 तो वो हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। ठीक, क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए कि नेपाल से कुमायूं का क्षेत्र लगता है कि गढ़वाल का लगता है, तो कुमायूं का लगता है। चाइना से कुमायूं का क्षेत्र ज़्यादा लगता है कि गढ़वाल का क्षेत्र ज़्यादा लगता है। ये क्वेश्चन आया था कि चाइना की सीमा पर या चाइना से सबसे ज़्यादा किसका भाग संलग्न होता है, तो गढ़वाल का ज़्यादा भाग देखती है, यहाँ से लेके यहाँ तक गढ़वाल का क्षेत्र ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये भी हमें याद रख लेंगे यहाँ से। उसके बाद में अब कुछ जगहों के कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, भाई कौन कौन सी जगह कहाँ पर है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया कि उत्तराखंड में टोटल कितने ज़िले हैं सर, 13 ज़िले हैं। अब 13 ज़िले में से हमने सर एक ज्योग्राफिकल इसका विभाजन तो हमने लाइक दैट इज़ किया था। अगर मैं यहाँ से अगर आप याद कर पा रहे हो, देखो जो लाइक दैट इज़ यहाँ से इतना, तो ये वाला जो क्षेत्र था बच्चों, इतने क्षेत्र को हमने जो नाम दिया था, इसको नाम दिया था कुमायूं। क्या नाम दिया था? इस वाले क्षेत्र को हमने कुमायूं नाम दिया। और जो बाकी ये बचा हुआ इधर का क्षेत्र है, इसको कौन सा नाम दिया था हमने? गढ़वाल क्षेत्र दिया था, राइट। तो गढ़वाल में 7 ज़िले आते हैं और जबकि कुमायूं में 6 ज़िले आते हैं। कौन कौन से 6 ज़िले आते हैं? तो एक तो पिथौरागढ़ आ जाता है, बागेश्वर आ जाता है, उसके बाद में चंपावत आता है, अल्मोड़ा आता है, नैनीताल यहाँ पर है और नीचे उधम सिंह नगर। क्या ये बात समझेंगे आप यहाँ पे? इसी तरह से ये हमारे 7 ज़िले किसके हो जाएंगे? गढ़वाल के। तो एक तो ज्योग्राफिकल या आपका देखिए यहाँ पर ज्योग्राफिकल विभाजन देखा जाए उत्तराखंड का तो 2 भाग में, गढ़वाल में हो गया और दूसरा कुमायूं में। ठीक है बच्चों, ये हमें यहाँ से याद रखना है। ठीक, अब यहीं से 2 नदियाँ भी निकलती हैं। आपने अगर यहाँ से देखेंगे तो कितनी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं बच्चों? 2 नदी यहाँ से निकलती हैं। देखिए एक जो नदी निकलती है वो चमोली से निकलती है, यहाँ पे ऐसा मान लो, यहाँ से निकलेगी और लाइक दैट इज होते हुए यहाँ से होके इस तरह से यूपी में प्रवेश करेगी। इस नदी का नाम है गंगा नदी, राइट। उत्तरकाशी ज़िले से यहाँ से एक नदी प्रवेश करती है और जिसका नाम है यमुना। यानी कि उत्तरकाशी में यहाँ पर एक जगह है यमुनोत्री, तो यहाँ से यमुना निकलती है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप जर्नली ऐसा समझिए कि जो गंगा है तो वो मूल रूप से जो गंगा आकर जो गंगा बनती है तो वो यहाँ पे आके देखो इस तरह से ये मैप है ऐसे नदी का, ये वाला। तो जब गंगा रुद्रप्रयाग में आती है तो रुद्रप्रयाग में आके अलकनंदा और आप भागीरथी दोनों के मिलने से गंगा बनती है। फिलहाल इस मैप से आपको केवल इतना अंडरस्टैंडिंग करनी है कि सर चमोली ज़िले से, कहाँ से? चमोली ज़िले के यहाँ से गंगोत्री से निकलती है कौन सी? गंगा। और उत्तरकाशी में आपका निकलती है यमुनोत्री से यमुना। क्या ये बात समझेंगे यहाँ पे? चलो नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। अब ये हमारा देखो ये दोनों रिवर के यहाँ पे डायग्राम भी दिए गए हैं, इनको मैं थोड़ा सा लाइटली करके ये समझाना चाहूँ तो देखो ये हमारी कौन सी नदी हो जाएगी बच्चों? ये गंगा रिवर है। गंगा नदी क्या करती है, अगर आप ये मान लो हरिद्वार है, राइट, तो हरिद्वार से मैदानी, यानी कि क्वेश्चन ऐसा आता है कि गंगा मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है, तो आपको याद रखना है कि हरिद्वार से प्रवेश करती है बच्चों, राइट। और उसके बाद में कि उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पर बहते हुए बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है गंगा नदी। क्या ये बात समझेंगे यहाँ पे? उसी तरह से उत्तरकाशी से देखो ये निकल कर आई यहाँ पे यमुना, और यमुना पहले क्या करेगी? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का यहाँ पे बॉर्डर बनाएगी। देन उसके बाद में ये बच्चों हरियाणा के पास से होते हुए उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर बहती है कौन सी? यमुना नदी। तो यहाँ से हमने दोनों नदियों के बारे में ये वाला डेटा हमें याद रखना है। आगे इनका मैं डिस्कस करूँगा। वैसे भी जब हमारा नदी तंत्र आएगा गंगा रिवर सिस्टम तब इसको मैं डिटेल से समझाऊंगा, फिलहाल अभी इतना याद रख लेना। उसके बाद में मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर ही कुछ और ज्योग्राफिकल इसका पार्ट। देखो एक पार्ट तो आपको याद रखना है कि यमुना जहाँ से निकल रही है यहाँ पर एक पर्वत है, ये वाला पर्वत। इस पर्वत का नाम है बंदरपुंछ। क्या नाम है? बंदरपुंछ। तो सवाल ये है आता है कि यमुना नदी किस पर्वत से निकलती है? तो अगर आपसे अगर पर्वत पूछ ले तो बंदरपुंछ से निकलती है, ग्लेशियर पूछेगा तो यमुनोत्री से निकलती है। तो वो हम रिवर सिस्टम में पढ़ लेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? और जनरली कौन सा वाला भाग है? ये गढ़वाल वाला भाग है। और इधर का अगर हम बात करेंगे तो ये नीचे डाउन साइड में नेपाल साइड में कौन सा हो जाएगा? कुमायूं हो जाएगा। यहीं पे मैं आपको दर्रे थोड़ा सा समझा देता हूँ तो समझ लीजिए, दर्रे भी आप यहीं पे जान लो। देखो एक दर्रा तो है यहाँ पे,
इस कलर से अगर आपको नहीं नज़र आ रहा हो तो आपको मैं पिंक कलर से समझाता हूँ। यानी कि एक दर्रा है यहाँ, इस दर्रे का नाम है थांगला। क्या नाम है? थांगला। एक दर्रा ये है जो उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। उसके बाद में यहाँ पर एक दर्रा है बच्चों जिसका नाम है, थोड़ा सा और नीचे जाके लाइक दैट, यहाँ पे एक दर्रा यहाँ देखने को मिलेगा, इसका नाम है माना। क्या नाम है? ये जो माना दर्रा है, तो माना या मारना भी ऐसे भी लिखवा सकता है, मारना भी आ सकता है। इसके अलावा इस दर्रे के और भी कई नाम आते हैं, जिसमें से एक चिरबितिया नाम ज़्यादा कई बार पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। चिरबितिया क्या नाम आता है? चिरबितिया, ये नाम भी आ जाता है। कौन से दर्रे का नाम है सर? माना दर्रे का ये दूसरा नाम हो जाएगा। और इसी माना दर्रे से एक रास्ता जाता है कहाँ पे? मानसरोवर और कैलाश पर्वत। यानी कि एक तो आप ये समझ लो कि सर ये कौन सा पर्वत है, तो ये कैलाश पर्वत है, कैलाश। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि कैलाश पर्वत, और यदि इसको मैं कह दूं, मान लो कि ये क्या है बच्चों, तो ये मान लेते हैं मानसरोवर झील। मानसरोवर, ये मानसरोवर झील है। तो मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये माना दर्रा जोड़ता है। और कहाँ का है? उत्तराखंड से। राइट गाइस, इस तरह से आप याद रख लेंगे। उसके बाद में इसके डाउन में यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक दर्रा है, ठीक है, और इस दर्रे का नाम है बच्चों नीति दर्रा। कौन सा दर्रा है? नीति। एक दर्रा ये हो जाएगा। और थोड़ा सा डाउन में जाएंगे तो यहाँ पर एक दर्रा हमें देखने को मिलेगा जिसका नाम है धर्मा। कौन सा दर्रा है? ये धर्मा दर्रा हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से और यदि मैं और डाउन से बात करूं तो यहाँ पर एक और दर्रा यहाँ देखने को मिलेगा बच्चों, यहाँ पे। इस दर्रे का जो नाम है मानसया दर्रा है, या मानस या दर्रा, ये दर्रा बच्चों, ठीक, इसको नाम याद रख लेना आप यहाँ पे। उसके बाद में एक दर्रा यहाँ पे है, यहाँ लास्ट में, इधर ये भी इधर चाइना को जोड़ता है उत्तराखंड से। और इस दर्रे का जो नाम है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता दर्रा एक्चुअली, ठीक है। और इस दर्रे का जो नाम है बच्चों लेपू लेक है, या लीपू लेक भी आता है, लेपू लेक नाम है वैसे, लेपू लेक। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिए उत्तराखंड के सभी दर्रे जो आपसे मूल रूप से पूछे जा सकते हैं। एक दर्रा यहाँ का कभी कभी पूछा जाता है बच्चों, तो ये जो दर्रा है बच्चों यहाँ पे, इस दर्रे का जो नाम है, मैं इसको लिख देता हूँ लाइक इस कलर से, राइट। तो ये है आपका श्रृंगकंठ दर्रा। कौन सा है? श्रृंगकंठ। तो क्वेश्चन ये है आ सकता है कि उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश को कौन सा, मतलब कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये श्रृंगकंठ जोड़ता है। क्या ये बात समझेंगे? यहाँ पे एक दर्रा और है बच्चों, मैं यहाँ इसको इस मैप पे समझा देता हूँ। देखो, कभी कभी यदि आ सकता है आपसे कि सर पिथौरागढ़ को चंपावत से जोड़ने वाला यहाँ पर एक दर्रा है बच्चों, यहाँ पे। इस दर्रे का यदि आपसे नाम पूछ ले, यानी कि पिथौरा जो गढ़ है, कि पिथौरागढ़ को चंपावत से कौन जोड़ता है, उस दर्रे का यदि आपसे नाम पूछ ले, इस दर्रे का, तो ये दर्रा कौन सा है? तो इस दर्रे का नाम है बच्चों लास्पा। क्या नाम है? लास्पा। ये दर्रा कभी कभी पूछा जाता है, ठीक, समझ जाएंगे बच्चों यहाँ पे। तो मूल रूप से एक दर्रा तो हो गया यहाँ पे। उसके बाद में 4 दर्रे और पूछे जाते हैं बच्चों, तो वो दर्रे कहाँ के हैं वो समझ लीजिए। ये जर्नली क्या करते हैं, ये चमोली से पिथौरागढ़ को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर ये 4 दर्रे हैं, ये वाले। इन चारों दर्रों के भी बच्चों कभी कभी, मतलब डीप अगर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करोगे तब तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अदरवाइज नहीं आते इतने डीप में। अब ये चारों दर्रे कौन से हैं? अगर मैं ये पहला वाला जो फर्स्ट दर्रा है बच्चों, इस दर्रे का नाम है बाराहोती। बाराहोती एक दर्रा तो यहाँ पर है, ठीक। एक दर्रा ये है बच्चों सेकंड नंबर पे, इसका नाम है मार्च योक। क्या नाम है? मार्च योक। एक दर्रा ये हो जाएगा। उसके बाद में लातूधरा दर्रा है, ये वाला एक लातूधरा। ये आए हुए ऑलरेडी, मतलब यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो इसीलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ स्पेशल इस वजह से। देन उसके बाद में टोपी धुंगा कर एक दर्रा और है बच्चों, ये वाला समझ लेंगे, टोपी धुर्रा, टोपी धुंगा। ये 4 दर्रे यहाँ हैं। तो दर्रों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं,
तो मैं एक बार जल्दी से कैसे कैसे याद रख लेंगे, देखो बच्चों, लेपू लेक जो दर्रा है ये उत्तराखंड को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। और लेपू लेक से भी जो रास्ता जाता है वो भी आप कहाँ जा सकते हैं, मानसरोवर। तो एक तो हो गया लेपू लेक। उसके बाद में अगर आप चाहो तो इसमें से ये वाले दर्रे को आप छोड़ सकते हो, इस वाले दर्रे को, ये दर्रा, ये बहुत मतलब ना कि बराबर कभी किसी में ऑप्शंस के रूप में कभी यूज़ किया गया तो अदरवाइज़ नहीं पूछा जाता। लेकिन धर्मा, नीति, माना और थांगला ये दर्रे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो उत्तराखंड के सबसे प्रमुख दर्रों की यदि बात करूं, अगर आपको इनमें से कौन से याद रखने चाहिए तो लेपू लेक पता होना चाहिए, धर्मा आपको ज़रूर याद रखना है, नीति, माना, और माना को चिरबितिया भी कहते हैं, ठीक है, माना या चिरबितिया, और थांगला, ये दर्रे ज़रूर याद रखने हैं। बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन यदि अगर आप पीसीएस स्टेट लेवल की प्रिपरेशन करते हैं या उत्तराखंड का कोई एग्जाम देने वाले हो तो श्रृंगकंड दर्रा भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से कौन सा दर्रा जोड़ता है। देन उसके बाद में आप थोड़े से क्वेश्चंस यदि देखेंगे तो एक दर्रा हमसे ये वाला पूछ लिया जाता है बच्चों कि पिथौरागढ़ को चंपावत से जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है, लास्पा है। और चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में 4 दर्रे हैं, इन दर्रों के बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा, यहाँ से एक बार क्वेश्चन दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो उत्तराखंड को चाइना से नहीं जोड़ता। तो इसका मतलब है कि थांगला, माना, नीति, धर्मा, लेपू लेक और ये सब क्या है, ये तो उत्तराखंड को चाइना से जोड़ते हैं, लेकिन ये वाले दर्रे चाइना से नहीं जोड़ते हैं। तो इनमें से क्या था बच्चों, एक नाम दिया गया था जिसका नाम दिया था लातू दर्रा का नाम दिया था इस तरह से। इसलिए मैंने ये दर्रों पे थोड़ा सा विशेष आपको अलग से मैंने इस पर फोकस किया है। क्या ये बात समझ जाएंगे बच्चों यहाँ पे। अब ये दर्रों की बात हो गई है बच्चों, तो टोटल दर्रे हम देख लिए जाएँ तो कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ हो गए। तो सर एक दर्रा तो है यहाँ पे, ठीक, कौन सा दर्रा है बच्चों यहाँ पे, इस दर्रे का क्या नाम मैंने आपको बताया था, तो लास्पा बता दिया था, ठीक है। उसके बाद में सर 4 दर्रे हमारे यहाँ पर हैं, ये वाले, एक दर्रा सर यहाँ पर है, एक दर्रा यहाँ का तो मैंने हटा ही दिया था, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, धर्मा, नीति, ये माना हो गया, ये थांगला हो गया, ठीक। और एक दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश से, ये यहाँ पे दर्रे हो गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर बंदरपुंछ पर्वत है और यहीं से आपका यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है सर, यमुनोत्री से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है यमुना नदी। उसके बाद में ये आपका क्या है बच्चों, चमोली है, चमोली के यहीं पर ही आपका अलकनंदा और भगीरथी दोनों में ही देवप्रयाग में यहाँ से मिल जाती है, यहाँ से गंगा बन के फिर ये प्रवेश करती है यूपी में, लाइक दैट इज। तो ये गंगा वाला क्षेत्र हो जाएगा। अब क्वेश्चंस क्या क्या क्वेश्चंस और आ सकते हैं, तो चोटियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको बता दूं 2 चोटी के आपको नाम याद रखने हैं और दोनों चोटी कहाँ पर हैं, चमोली में हैं। ऐसा मान लो कि मैं यदि यहीं पे आपको समझाऊं, सपोज दैट, तो ये चमोली है हम जानते हैं, तो एक चोटी तो आप ये वाली याद रख लो और एक आप ये वाली याद रखें। ऐसा मान लो 2 चोटियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। फर्स्ट वाली जो चोटी है इस चोटी का नाम है नंदा देवी। क्या नाम है, नंदा देवी। नंदा देवी भारत की तीसरी और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है, नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी, एक तो सबसे ऊंची चोटी है ये नंदा देवी। इसकी आपसे ऊंचाई यदि पूछे कितनी ऊंचाई है, ये अगर ये पूछा जाए तो 7,816 मीटर की है, इतनी हाइट है इसकी। कहाँ पर है सर, चमोली में है। ये कौन सा और चमोली किस में आता है, तो गढ़वाल क्षेत्र में आता है, क्योंकि यहाँ से नीचे का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, कुमायूं कहलाता है। इसका मतलब है कि नंदा देवी गढ़वाल क्षेत्र की चोटी है। कहाँ की है, ये गढ़वाल की है। क्या ये बात समझेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक। और कौन सा ज़िला है, ये चमोली है। एक चोटी यहाँ है बच्चों ये वाली, और इस चोटी का जो नाम है इसका नाम है कामेट पर्वत का नाम सुना होगा, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस है, कई आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो कामेट पर्वत या चोटी, ठीक है। इसकी अगर आपसे हाइट पूछा जाए कितना है, तो 7,756 मीटर है। कहाँ पर है, तो ये भी चमोली में ही, गढ़वाल क्षेत्र में है। क्या ये बात समझ जाएंगे बच्चों यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे नदी आपको बता दी है, उसके बाद में चोटियाँ बता दी, दर्रे यहाँ के मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक। चलिए उसके बाद में आप समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे ये चित्र देख लो बच्चों, तो ये नंदा देवी चोटी है, कौन सी, नंदा देवी। तो ये नंदा देवी चोटी का यहाँ पे मैंने पिक्चर्स लगाया हुआ ऑलरेडी यहाँ पे। और कौन से ज़िले में है, ये उत्तराखंड के, तो सर ये चमोली में है। और ये चमोली में फूलों की घाटी, चमोली को कहा जाता है फूलों की घाटी। तो चमोली क्या है बच्चों, फूलों की घाटी,
वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी भी इसको कहते हैं बच्चों। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों यहाँ पे, ये है टिहरी बांध। कौन सा बांध है बच्चों? तो सबसे पहले तो इसका नाम क्या है, ये है टिहरी बांध। टिहरी बांध, ठीक है बच्चों। अब इसके बारे में जानते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है आपसे कि जो टिहरी बांध है, ये टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना है? एक क्वेश्चन तो ये आता है। तो जो टिहरी बांध है बच्चों ये भागीरथी नदी पर बना है। कौन सी नदी पर? भागीरथी, यानी कि सर ये भागीरथी नदी पर। तो भागीरथी नदी पर बना है, एक क्वेश्चन तो ये आ जाएगा, पर बना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है टिहरी बांध से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों कि इसकी ऊंचाई कितना है। ठीक, ये ऊंचाई से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो 255 से लेकर 260 मीटर बताया जाता है, जनरली इतना मिल सकता है आपको। तो और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो सबसे ऊंचा बांध, ये गुरुत्वीय बांध नहीं, बस याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन आएगा, वो आगे समझाऊंगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपसे कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, सपोज दैट मैं यहीं लिख देता हूँ, क्या क्वेश्चन आ जाए कि सर सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कौन सा है, तब उसका जो आंसर होना चाहिए बच्चों, तो तब उसका आंसर हो जाएगा भाखड़ा, भाखड़ा नागल बांध। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कौन सी नदी पर था? तो सतलज नदी पर था। ये पंजाब में आपने पढ़ा होगा, सतलज नदी पर पंजाब में दो बांध है, एक भाखड़ा और एक नागल, राइट। इस तरह से आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी टिहरी के बारे में। चलो, तो टिहरी बांध हो गया, तो टिहरी में है वैसे ये। चलो नई बात जानते हैं, नया पॉइंट। चलिए बच्चों, अब हम इस टेम्पल के बारे में जानते हैं। तो बच्चों पहली बात तो ये जो है बच्चों, इसका नाम है केदारनाथ। क्या नाम है? केदारनाथ, केदारनाथ। ठीक, तो केदारनाथ फेमस है, सभी जानते हैं। और ये केदारनाथ जी जो का जो मंदिर है बच्चों, तो पहले तो ये क्वेश्चन आ सकता है ये कि है कहाँ पर। तो ये जो केदारनाथ जी का मंदिर है, ये कहाँ है केदारनाथ? तो बच्चों ये है रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का एक ज़िला है रुद्रप्रयाग, वहाँ पर है केदारनाथ। ये तो लोकेशन समझ में आई। फिर क्वेश्चन आता है कि केदारनाथ का जो टेम्पल है ये किसको समर्पित है, कौन से गॉड को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है बच्चों ये। तो भगवान शिव को समर्पित, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, राइट। ये बात आप याद रखेंगे उसके बाद में। अब दूसरा पॉइंट ये जान लीजिए कि जो रुद्रप्रयाग में जो केदारनाथ है, तो ये जो भगवान शिव को समर्पित ये जो टेम्पल है बच्चों, तो ये भारत के 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है। कितने? 12 में से जो एक है। तो कई बार उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे देखो बच्चों, आप इस मैप के थ्रू इन सबको याद रख सकते हैं। तो बीच में दिया गया है तारकनाथ, यानी कि भगवान शिव, और भगवान शिव की क्या है बच्चों, ये 12 के 12 ज्योतिर्लिंग। अब ये इंडिया में कहाँ पर है, यदि मैं इनकी लोकेशन यदि बताऊं तो बच्चों इन सब के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है कि जैसे एक है सोमनाथ, ठीक, सोमनाथ। और ये सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है? तो ये सौराष्ट्र में है, गुजरात में। मल्लिकार्जुन कहाँ पर है? तो ये श्रीशैल एक जगह है, आंध्र प्रदेश में है। उसी तरह से महाकालेश्वर पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पर है? सर ये उज्जैन में है। उज्जैन मतलब ये कहाँ पर पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर का कहाँ पर है? खंडवा, मध्य प्रदेश में है। केदारनाथ हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही रहे थे, रुद्रप्रयाग में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में है। देखो भीमाशंकर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये पुणे में है, महाराष्ट्र में ही है। काशी विश्वनाथ यदि पूछा जाए तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश है। बहुत बार तो डायरेक्ट ये क्वेश्चंस आ जाते हैं इन टेम्पल के बारे में कि कौन सा टेम्पल कहाँ पर स्थित है, राइट। उसके बाद में त्र्यंबकेश्वर अगर आपसे पूछे तो ये नासिक, ये महाराष्ट्र में है। बैद्यनाथ जी का अगर पूछ लिया जाए तो देवघर, झारखंड में है। नागेश्वर, रामेश्वर और आपका गणेश्वर, तो नागेश्वर द्वारका, गुजरात में है। रामेश्वरम का रामेश्वरम में, तमिलनाडु में। और गणेश्वर का कहाँ पर है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। यदि इंडिया के मैप में इनकी लोकेशन यदि देखेंगे
तो इन सब की जगह पर ये यहाँ पे जगह है, तो ये तमिलनाडु का हो जाएगा आपका रामेश्वरम में, ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो इस तरह से आप इनको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये 12 के 12 टेम्पल में से एक आता है, कौन सा, केदारनाथ वाला, जो कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब ये जो पॉइंट हमारे सामने है बच्चों, ये जो टेम्पल है तो ये एक्चुअल में क्या है, ये बद्रीनाथ है। कौन सा, बद्रीनाथ। इसको मैं लिख देता हूं यहीं पर, चलो, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ को इनको हम बद्री नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये बद्री नारायण मंदिर, लाइक दैट इज। सर कहाँ पर है ये, दो क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। एक तो आपको याद रखना है बच्चों स्थिति पे, क्योंकि हम ज्योग्राफिकल मैप सीख रहे हैं। तो बद्रीनाथ कहाँ है, तो बद्रीनाथ चमोली में है। ये कहाँ पर है, ये चमोली में है। तो ये चमोली में, उत्तराखंड में, राइट। किसको समर्पित है, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि बद्रीनाथ वाला जो टेम्पल है ये किसको समर्पित है बच्चों, तो ये जो समर्पित है तो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ये विष्णु जी को समर्पित है। ठीक, तो ये पॉइंट हम यहां से याद रख लेंगे। दूसरा एक और तथ्य यहां से याद रखो, क्वेश्चन यदि आ जाए कि ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये कौन सी नदी के पास में है। अगर यहाँ पे रिवर पूछ लिया जाए आपसे, क्या पूछा जाए बच्चों, यहाँ से नदी पूछ लिया जाए किसके पास में कौन सी नदी है, तो ये अलकनंदा किसके पास में है, अलकनंदा नदी के पास, तट पर, ऐसा समझ लेंगे। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है यहाँ से। उसके बाद में आपने कई बार नाम सुना होगा चार धाम। क्या नाम सुना होगा सर, चार धाम हैं। एक हो गया बद्रीनाथ, एक है द्वारिका गुजरात वाला, एक जगन्नाथपुरी उड़ीसा वाला, और एक रामेश्वरम। कितने धाम हैं, तो चार धामों में का एक धाम है ये बद्रीनाथ। तो टोटल धाम कितने हैं, चार। और इन चार में से जैसे एक हो गया, मान लो कि एक तो यही है बद्रीनाथ या बद्रीनारायण, राइट। एक इसमें है द्वारिका, कहाँ पर है, गुजरात में, लाइक दैट इज। नंबर 3 पे आ जाएगा जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी कहाँ पर है, ओडिशा में है, लाइक दैट इज, याद रख लेना। उसके बाद में रामेश्वरम, रामेश्वरम कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो चारों धामों में से एक धाम कहाँ पर है, उत्तराखंड के बद्रीनाथ में है। अब यहाँ पर इंडिया का मैंने मैप लगा दिया है, इन चारों को यहाँ पर इनकी स्थिति आप देख सकते हैं। ये है द्वारिका गुजरात में, ये जगन्नाथपुरी ओडिशा में, ये रामेश्वरम में हो जाएगा तमिलनाडु, और ये बद्रीनाथ हो जाएगा उत्तराखंड में। क्या यहाँ से आप याद रख सकते हैं बच्चों इसको। चलो नेक्स्ट। अब हम यहाँ से क्या बात करने वाले हैं बच्चों, तो एक तो हमें यहाँ से याद रखना है कि जो 13 ज़िले हैं इनके नाम और इनकी स्थिति, कौन सा ज़िला कहाँ पर है। देखो बच्चों, सबसे नीचे कौन सा है, यहाँ पे उधम सिंह नगर। गढ़वाल में आता है कि कुमायूं में आता है, तो सर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इतना क्षेत्र आपने बताया था ये कुमायूं का, तो ये कुमायूं में आएगा। तो उधम सिंह नगर के ऊपर क्या आता है, नैनीताल। नैनीताल के साइड में, एक साइड में आता है चंपावत और एक साइड में आता है अल्मोड़ा। यानी कि हमारा मैप लाइक ये पॉइंट, फिर यहाँ से एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट ये है, इस तरह से। तो ये कौन सा है सर, ये तो हो गया उधम सिंह नगर। ये कौन सा हो गया, नैनीताल। एक तरफ आपका चंपावत है सर, और एक तरफ कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, अल्मोड़ा। ठीक, अल्मोड़ा के यदि ऊपर वाले की हम यहाँ से बात करेंगे तो बागेश्वर हो जाएगा। यदि इस वाले के ऊपर की हम बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा पिथौरागढ़। कौन सा हो जाएगा बच्चों, पिथौरागढ़। इस तरह से 6 के 6 नाम याद है। उधम सिंह नगर, उसके बाद में है सर नैनीताल। नैनीताल के वन साइड में चंपावत, वन साइड में क्या है, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के ऊपर बागेश्वर, और यदि चंपावत के ऊपर देखेंगे तो पिथौरागढ़। तो इस तरह से ये कुमायूं का क्षेत्र आपको याद हो जाएगा। तो ये याद रखना है हमें कौन सी जगह कहाँ पर है। ठीक, देन ये वाले जो 7 ज़िले हैं तो ये किस में आते हैं सर, ये 7 आते हैं किसके अंदर, गढ़वाल क्षेत्र में। इसमें से कैसे याद रख सकते हैं, तो हरिद्वार से ज्वाइन करिए। सर मान लो ये हरिद्वार है, तो हरिद्वार के यहाँ पर पौड़ी
और यदि इधर साइड हम बात करेंगे तो देहरादून है। क्या ये बात है यहाँ पे? और यदि बीच में यदि हम बात कर लें तो बीच में टच है नहीं, मैं आपको बता दूँ, इससे ये भी पता चलेगा किसकी बाउंड्री किससे टच होती है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो न्यू टिहरी है, टिहरी गढ़वाल है, और टिहरी जो गढ़वाल है, इसी गढ़वाल के एक साइड में इधर यदि आप जाएंगे तो इधर आ जाएगा चमोली, और यदि इधर जाएंगे तो आ जाएगा उत्तरकाशी। तो ये हो जाएंगे 7, ठीक। और यही हमारा सॉरी क्या है, रुद्रप्रयाग। कई बात समझे बच्चों यहाँ पे? तो 7 के साथ इस तरह से इनके नाम याद रख लेना आप। अब यहाँ पे जो ये मैप दिया गया है तो यहाँ से याद रखने के लिए ट्रिक है। मैं अगर आपसे पूछने लगूँ कि बताइए कि नंबर 2 पर ये क्या है, तो सर ये चमोली है। सर नंबर 7 पे कौन सा है? पिथौरागढ़ है। सर यदि मैं आपसे पूछने लगूँ नंबर 8 पे क्या है, तो सर ये आपका बागेश्वर है। सर मैं यदि आपसे ये पूछने लगूँ 13 नंबर पे क्या है, सर ये हरिद्वार है। सर ये कौन सा है बच्चों? तो सर ये यहाँ पे आपका देहरादून है। तो आपको इस तरह से नंबरिंग से इनको एक दो बार रिकॉल कर लेंगे तो ये डेटा आपको क्या हो जाएगा बच्चों, याद हो जाएगा, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग जब बढ़ेगी तो यहीं से हम समझ लेंगे जैसे आपने क्या क्या चीज़ सीखी। जैसे मान लो अब आपको ये यहाँ तक ये समझ में आ चुका ऑलरेडी कि इतना जो क्षेत्र है सर ये कहलाता है कुमायूं। कुमायूं में आते हैं 6 ज़िले, ये गढ़वाल क्षेत्र कहलाता है, इसमें आते हैं 7 ज़िले। एक तो ये पता चला। देन उसके बाद में आपको एग्जैक्ट ये पता चला है कि उत्तराखंड का कौन सा दर्रा कहाँ पर है। सर एक दर्रा हमने यहाँ पे लापस पढ़ा था, उसके बाद में सर एक हमने लेपू लेक दर्रा यहाँ पर पढ़ा था, एक हमने धर्मा पढ़ा, हमने नीति पढ़ा था, माना पढ़ा था, थांगला पढ़ा था, लाइक दैट इज, ठीक। ये दर्रे मूल रूप से आपने ये सीखे। 2 चोटियाँ आपने पढ़ी थी किसमें? चमोली में, नंदा देवी और कामेट। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया बच्चों ये है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में क्या था? केदारनाथ। ये चमोली है, यहाँ पर क्या है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ किस में आता है? 4 धामों में से एक आता है, और केदारनाथ 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। इस तरह से याद रख लेंगे। और उत्तराखंड की जो राजधानी वो क्या है बच्चों? देहरादून है। उत्तराखंड का यदि आपसे पूछो हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो सर हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल में। ये कौन सा है? ये नैनीताल है, ठीक। इस तरह से आपको याद रखना है। जैसे ही उत्तराखंड का मैप देखेंगे तो जितनी भी ज्योग्राफिकल चीज़ें ये आपके माइंड में आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको एक एक करके समझा दूँ कि किसके बारे में कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपके सामने ये वाला कौन सा है बच्चों? तो इसका जो नाम है तो ये है हमारा चंपावत। क्या है? चंपावत। तो चंपावत के बारे में क्या डेटा याद रखेंगे? तो चंपावत उत्तराखंड का क्या सर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है ये। तो यहाँ से एक पॉइंट याद रख लेंगे, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल में क्या है? सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला। एक तो ये तथ्य यहाँ से इसके बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा यहाँ पे जो दिया गया है बच्चों ये कौन सा है? तो ये अल्मोड़ा है। ये कौन सी जगह है सर? ये है अल्मोड़ा। चलो ये है अल्मोड़ा, ठीक। अल्मोड़ा में कौन कौन सी जगह हैं उनके बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो अल्मोड़ा में यहाँ पर बच्चों ये जो जिसको मैंने येलो से किया है, देखो ये जो जगह है ना अल्मोड़ा में, ये वाली जो जगह है, ये जगह है बच्चों यहाँ पे रानी खेत। एग्जैक्ट आपको जगह का पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पर है। तो ये कौन सी जगह है? ये सर रानी खेत। कौन सी जगह हो जाएगी बच्चों? रानी खेत है, ठीक। और रानी खेत में यहाँ पर क्या होते हैं? देवदार और बलतूर के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। यहाँ पे रानी खेत में किस किस के वृक्ष होते हैं सर? यहाँ पे 2 चीज़ों के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। एक तो होते हैं देवदार के वृक्ष बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरे यहाँ पर आपको बलूत के पेड़ बहुत मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है आपके एग्जाम्स में, ठीक है बच्चों। और रानी खेत से यह भी क्वेश्चन आया था, यहाँ पर क्या है? सैनिक छावनी है, ठीक, गोल्फ फील्ड है। तो ये याद रख लेना आप। चलो नेक्स्ट पॉइंट। ये कौन सी जगह है? तो सर ये जो जगह है इसका नाम है उधम सिंह नगर। ये क्या है बच्चों? तो यहाँ ये है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर की 3 से 4 जगहों के नाम याद रख लेना। देखो यहाँ पर एक जगह है जसपुर। कौन सी जगह है? जसपुर। एक जगह है यहाँ पे जिसका नाम है काशीपुर।
एक जगह है यहाँ पे जिसका नाम है बाजपुर, एक जगह है यहाँ पे जिसका नाम है रुद्रपुर। तो ये जो जगह हैं जनरली ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि कौन कौन सा, ये शहरों के नाम है इसके यहाँ पे। जसपुर, जसपुर एक जगह हो गई, एक है काशीपुर, ये छोटे शहर हैं। देन उसके बाद में ये बाजपुर है, और ये एक जगह है कौन सी, रुद्रपुर। तो इन सब में ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं तो वो रुद्रपुर में और आपका काशीपुर में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है। ठीक है, ये याद रख लेना आप उधम सिंह नगर के बारे में। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। ये कौन सा है बच्चों, तो इसका नाम है नैनीताल। ये कौन सा है, नैनीताल, लाइक दैट इज। अब नैनीताल में यहाँ आपकी दो जगहों के आपको नाम याद रखने हैं। सर एक जगह तो ये है, देखो बच्चों, एक जगह ये वाली ये नाम याद रख लेना, और एक ये वाला नाम याद रखेंगे आप। दो नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं। ये कौन सी जगह है सर, अगर मैं इस जगह के बारे में बात बताऊँ तो ये जगह है रामनगर। कौन सी जगह है, रामनगर। और यहाँ पर रामनगर में है बच्चों पंतनगर। रामनगर के पास में यहीं पर एक कौन सी जगह है, पंतनगर। देखो नगर में क्या है, एक मंदिर है गिरजा देवी का, गिरजा देवी मंदिर। तो ये क्वेश्चन आ जाता है। पंतनगर के बारे में यदि क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर जो हाइब्रिड होते हैं, यानी कि अनाज केंद्र है, यहाँ पे जो अनाज जो सीड वीड होते हैं उससे रिलेटेड उस पर क्या किया जाता है, रिसर्च। ठीक, पंतनगर में। उसके बाद में यहाँ का जो इलाका टच होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट पार्क का क्षेत्र शुरू हो जाता है। और ये कौन सी जगह है बच्चों, तो इस जगह का नाम है हल्द्वानी। तो आपको मैप में याद रखना है कहाँ पर रामनगर है, पंतनगर कहाँ पर है, हल्द्वानी कौन से में आता है। ठीक है, ये दूसरा यहाँ पर मान लेंगे सर, यहाँ पर हाई कोर्ट भी है। क्या है यहाँ पे, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो सर उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है ये नैनीताल में है। ठीक, अब छोटे छोटे कुछ फैक्ट्स बता दूं मैं अबाउट इन सब जगहों के बारे में। एक फैक्ट याद रखेंगे हल्द्वानी के बारे में। पहला, हल्द्वानी क्या है बच्चों, ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है हल्द्वानी। यानी कि उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर। और प्रथम शहर कौन सा है, तो प्रथम है बच्चों कौन सा, देहरादून। देहरादून जनसंख्या घनत्व के मामले में और जनसंख्या के मामले में। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए, अच्छा ये देखो, कुमायूं का सबसे बड़ा शहर अगर पूछा जाएगा तो हल्द्वानी है। गढ़वाल का या उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर पूछा जाएगा तो देहरादून हो जाएगा। ये यहाँ से आप इसको डेटा याद रखेंगे। ठीक, एक चीज़ दूसरा याद रखना है बच्चों, हल्द्वानी को कुमायूं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कुमायूं का प्रवेश द्वार, कुमायूं का प्रवेश द्वार भी कहते हैं इसको हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां जान लेंगे ये कौन सा है बच्चों, तो इसका नाम है पिथौरागढ़। ये कौन सी जगह आ गई है, तो यहां लिख देता हूं मैं पिथौरागढ़। पिथौरागढ़, ये है पिथौरागढ़, राइट। पिथौरा जो गढ़ है, इसी पिथौरागढ़ और यहाँ को बच्चों यहाँ पे इतना जो क्षेत्र है ये है जिम कॉर्बेट पार्क। इतना क्षेत्र है जिम कॉर्बेट पार्क का, ये वाला इतना क्षेत्र। लाइक दैट इज। तो कौन सा क्षेत्र है बच्चों, ये तो सर ये हो गया हमारा जिम कॉर्बेट पार्क। तो ये याद रख लेंगे हम, ये है जिम कॉर्बेट पार्क।
जिम कॉर्बेट पार्क, ठीक है इतना। तो जनरली ये मूल रूप से है कहाँ पर, तो जिम कॉर्बेट पार्क आता है मूल रूप से तो पिथौरागढ़ में आता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा अगर आप देखेंगे तो चंपावत में भी मिलेगा सर, थोड़ा सा इसका नैनीताल में भी मिलेगा, ठीक, थोड़ा अल्मोड़ा में मिलेगा, समझ जाएंगे बच्चों यहाँ पे। अब मैं आपको समझाता हूँ जिम कॉर्बेट पार्क के बारे में, चलो यहाँ समझते हैं। चलो अब समझते हैं जिम कॉर्बेट पार्क के बारे में। जिम कॉर्बेट पार्क, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों यहाँ पे। एक तो ये है कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे यहाँ से नदी पूछी जाए तो नदी का जो नाम है वो है रामगंगा, रामगंगा। तो एक क्वेश्चन ये याद रखेंगे, पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट यहाँ से जो आपको याद रखना है बच्चों, तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि जिम कॉर्बेट जो पार्क है तो ये क्या है, भारत का ना पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो क्या है बच्चों, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का पहला नेशनल पार्क है। फर्स्ट, स्थापना यदि पूछे तो इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो 1936 में स्थापना हुई थी। लेकिन उस टाइम पे जब स्थापना हुई थी उस समय यदि इसका नाम अगर आपसे पूछा जाता या इसका प्राचीन नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम है बच्चों हेली नेशनल पार्क। क्या नाम है, हेली नेशनल पार्क। तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क बच्चों, ये याद रख लेंगे, ठीक। इसका अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है जिम कॉर्बेट पार्क का, तो 1318 वर्ग किलोमीटर है। 1318 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है बच्चों। तो जिम कॉर्बेट पार्क से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ये कौन सा आ गया है, तो बच्चों ये जो जगह है हमारी, ये है हमारा बागेश्वर है। ये कौन सी जगह है, ये है बागेश्वर। बागेश्वर, ठीक। तो ये बागेश्वर है, तो याद रख लेंगे लोकेशन हमारी कहाँ पर है। चलो बच्चों नेक्स्ट पे बात करते हैं, ये कौन सा है, तो सर ये उत्तरकाशी है। ये कौन सा है सर, ये उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी को क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा माना गया, जबकि हालांकि चमोली होना चाहिए। उत्तराखंड की वेबसाइट पर सर यही लिखा हुआ है। तो अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल में, तो याद रख लेना कि क्षेत्रफल में है उत्तरकाशी। तो क्षेत्रफल में क्या है बच्चों, सबसे बड़ा, तो उत्तराखंड वालों ने तो यही दे रखा है, जबकि देखने में भी लग रहा है कि चमोली सबसे बड़ा होना चाहिए। लेकिन उस ये वहाँ का क्वेश्चन आया हुआ भी है और उसका आंसर्स भी उन्होंने उत्तरकाशी ही माना है, ठीक। चलो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, चमोली के बारे में। ये कौन सा है हमारा, चमोली। नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया चमोली। चमोली, चमोली में क्या क्या चीज़ें आपने देखी थी, एक तो केदारनाथ है यहाँ पर, नंदा देवी आपने पढ़ा, कामेत पढ़ा, फूलों की घाटी है ये, कुछ याद रखने लाइक दैट इज, ठीक है। तो इतनी चीज़ें तो आपने पढ़ी ली किसके बारे में, चमोली के बारे में, ठीक है बच्चों। अब चमोली के बारे में मैं आपको एक अन्य घटना बताता हूँ, सुनो मेरी बात। जैसे कि मान लो सर ये प्लांट्स हैं, ठीक है। तो एक घटना यह है थी 1970 के दशक की बात है, 70 और 80 के दशक की बात। तो इन यहाँ पे जो वन थे, ये बाग थे, इन पेड़ों की कटाई का क्या था, लगभग 680 हेक्टेयर जंगल का ठेका दे दिया था, मतलब पेड़ों को काटने का ऋषिकेश के किसी ठेकेदार को दे दिया गया गवर्नमेंट ने। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो यहीं पर एक गांव है,
मान लो ये वो गांव है, उदाहरण के तौर पे मैं ये बताता हूँ, ऐसे ये वो गांव है, ये एक विलेज का नाम है, इसका मैं नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो ये रेणी गांव करके था, एक रेणी गांव। तो यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ के व्यक्तियों ने क्या था बच्चों, इस पेड़ों की कटाई के लिए एक आंदोलन चलाया था, जिस आंदोलन को आप जानते होंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, ठीक है। तो क्वेश्चन यदि आ जाए कि सर चिपको जो आंदोलन था ये कब चला था, तो 1974 में, 1974 में की घटना है। कहाँ की, चमोली के गांव है रेणी गांव। वहाँ के महिलाओं ने, पुरुषों ने क्या था, इन पेड़ों की कटाई के लिए, इनको बचाने के लिए वो क्या करते थे, एक पेड़ के चारों ओर 3-4 लोग हाथ पकड़कर खड़े हो जाया करते थे, या उनको हक करके खड़े हो जाया करते थे। इस तरह से एक आंदोलन चलाया था, यानी कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आता है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो पेड़ों की कटाई को रोकना। तो वृक्षों की कटाई को रोकना, ये इनका उद्देश्य था। फिर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि इस चिपको आंदोलन में अहम भूमिका किसने निभाई थी, मतलब ये जो आंदोलन चला था, इस आंदोलन में अहम भूमिका किसने निभाई। अहम भूमिका, तो इसमें अगर आपसे पुरुष के बारे में पूछे, मेल, या तो मेल पूछ सकता है या फीमेल भी पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है बच्चों। अगर वो आपसे मेल पूछे, ये भाई चिपको आंदोलन जो था इसके प्रणेता कौन थे, इसके मूल कर मतलब इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। क्या नाम था उनका, सुंदरलाल बहुगुणा, ये तो व्यक्ति थे। अगर महिला अगर आपसे पूछा जाए तो उनका नाम था गौरी देवी, गौरी देवी। तो यहां से कुछ क्वेश्चंस ये चिपको आंदोलन से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, ठीक है बच्चों। कहाँ की घटना थी, चमोली की थी, और चमोली को क्या कहा जाता है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक। चलो नेक्स्ट, ये कौन सा जिला है, तो उत्तराखंड का बच्चों, तो इसका नाम है टिहरी गढ़वाल। क्या नाम है, टिहरी गढ़वाल। यहीं पे बच्चों मान लो ये नदी है, इसका नाम दे देता हूं मैं भागीरथी। कौन सी नदी है, भागीरथी, ठीक। इसी भागीरथी में मान लो यहाँ से एक नदी आकर मिलती है। इस डायग्राम को ऐसा मान लो, यहाँ पर एक नदी इसमें यहाँ से आकर मिली है, एक नदी यहाँ से ये आई है। अब ये 2 नदियाँ हो गई हैं। ये कौन सी है, भिलांगना, भिलांगना। ये 2 नदी हो गई, भागीरथी और भिलांगना। ये जहाँ आकर मिलती है तो यहाँ पर ही बना है टिहरी बांध। यहाँ पर ही क्या बना है, ये बना है टिहरी बांध। तो ये याद रख लेंगे, कौन सा बांध है ये, टिहरी बांध। और टिहरी बांध मैं आपको ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो टिहरी बांध कहाँ पर है, तो ये टिहरी जिले में है, भागीरथी और भिलांगना नदी के योग पर। जनरली क्वेश्चन अगर आता है तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी पर बना है, तो आपका भागीरथी नदी पर। कितना ऊंचा है, 255 मीटर ऊंचा यह बांध है। क्या ये बात याद रख लेंगे, ठीक। कभी कभी इसका जो नाम आता है ना, तो स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है इसको, ठीक। जनरली इस तरह से आप इसको याद रख लेना। 2006 में इस बांध की शुरुआत हो गई थी। बाकी इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जगह है बच्चों, इसका नाम है देहरादून। देहरादून, तो देहरादून में एक तो 3 जगहों के आपको नाम याद रखने हैं। एक जगह तो ये है, इसको मैं ये वाली जो जगह है, एक जगह यहाँ पर ये है,
और एक जगह यहाँ पर ये है। ये तीनों शहरों के हमें नाम याद रखने हैं। ये जो फर्स्ट शहर है इसका नाम है मसूरी, ये याद रख लेना। ये जो शहर है इसका नाम है बच्चों आपका, यहीं पर है आपका ऋषिकेश। कौन सी जगह है ये? ये ऋषिकेश है। ये वाली जो जगह है ना, ये है आपका देहरादून सिटी, ये देहरादून शहर, ये हो जाएगा देहरादून। ठीक, लाइक दैट इज। तो एक तो देहरादून में आप पाएंगे कि देहरादून ज़िले में देहरादून हो गया, मसूरी हो गया, ऋषिकेश हो गया है। तो क्वेश्चन ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि ऋषिकेश किस में आता है। क्या ऋषिकेश, कुछ बच्चों को लगता है कि ऋषिकेश अपने में क्या है, एक ज़िला है, तो ऋषिकेश ज़िला नहीं है। ठीक, ये देहरादून का एक शहर है, यहाँ से ये पॉइंट याद रख लेंगे। दूसरा क्या है कि देहरादून क्या है बच्चों, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और कई संस्थान हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर? देहरादून। पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? देहरादून। तो दोनों पॉइंट हम यहाँ से ये भी याद रख लेंगे। ये कौन सा ज़िला है बच्चों? तो इसका नाम है आपका पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी, ये पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा। ठीक, ऐसी केवल इसका नाम याद रख लो, लोकेशन याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये कौन सा है बच्चों? तो ये है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में क्या होता है बच्चों, यहीं पर अलकनंदा और आपका भागीरथी दोनों आकर मिलती हैं और वहीं से कौन सी नदी क्या बन जाती है? गंगा बन जाती है। केदारनाथ भी कहाँ पर है? तो सर केदारनाथ भी आपका रुद्रप्रयाग में है। राइट बच्चों, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट, ये कौन सा शहर आ गया बच्चों? तो इसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार, यहीं से गंगा कहाँ प्रवेश करती है? तो गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है, मैदानी भागों में प्रवेश। ठीक, और आपको पता ही है कि कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है भारत में? 4 जगह लगता है, जिसमें से एक कहाँ लगता है? हरिद्वार में। एक कहाँ पर लगता है बच्चों? एक प्रयागराज इलाहाबाद में लगता है। एक कहाँ पर लगता है? उज्जैन में। और एक कहाँ पर लगता है? नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, 12 साल में आता है। तो हरिद्वार से जनरली ये चीज़ें याद रख लेना आप। गंगा द्वार के नाम से भी हरिद्वार को जाना जाता है इसको। तो आई होप मैंने आपको ऑल ज़िलों के बारे में जितनी भी बेसिक बातें थी वो सब यहाँ पे आपको समझा दी हैं। तो उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल उद्यान हैं? तो सर एक तो जिम कॉर्बेट पार्क है, एक राजा जी है, नंदा देवी है, वैली ऑफ फ्लावर्स है आपका, या बिनसर है, या फिर आपको गंगोत्री नेशनल पार्क है। मूल रूप से सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं इसमें, एक तो गंगोत्री पूछा जाता है, गंगोत्री क्योंकि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उत्तराखंड का। दूसरा आपका जिम कॉर्बेट पार्क पूछा जाता है क्योंकि ये तो भारत का ही पहला नेशनल पार्क है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये पूछ लेता है किससे, मतलब ये किससे संबंधित है? तो ये हाथियों के, एलिफेंट से रिलेटेड है। ठीक, मूल रूप से ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। देखो तो ये जो देख पा रहे हैं आप, तो ये जो पिक्चर है तो ये जिम कॉर्बेट पार्क की पिक्चर है बच्चों। ये वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी चमोली, वहाँ की पिक्चर्स है। ये राजा जी नेशनल पार्क, अभी मैंने कहा कि एलिफेंट से रिलेटेड है। ये गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और सबसे प्राचीन या सबसे पुराना पूछे जाएगा तो जिम कॉर्बेट पार्क हो जाएगा। ये पिक्चर भी नंदा उसका है बच्चों, आपका राजा जी का, किससे रिलेटेड है? हाथियों से। चलिए गाइस, तो मैंने जितना भी चीज़ें आपको उत्तराखंड के बारे में बताई हैं, तो ये जर्नल बेसिक ग्राफ है। देखो अभी हम केवल मैप की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, इसके ज़रिए से ये रहेगा कि जब कोई चीज़, कोई घटना, अगर आप हिल स्टेशन पढ़ेंगे या जलवायु पढ़ेंगे, मौसम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें जब हम पढ़ाई करते हैं, तो अभी तो ये केवल बेस है कि हाँ भाई आपको लाइटली जानकारी हो रही है। इतनी जानकारी आपको रहेगी तब आप ज्योग्राफी को सही तरह से, ज्योग्राफी और इतिहास तभी पढ़ सकते हैं जब आपको इतनी मैपिंग तो नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बेसिक जानकारी है मैपिंग की, बहुत ज़्यादा डीप जानकारी नहीं है। अगर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, देन उसके बाद में यू आर एबल टू रीड या स्टडी ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री।
अगर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तो ज्योग्राफी पे बहुत अच्छे से कमांड नहीं बना सकते और हिस्ट्री पे नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।